हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 3 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला सवाल है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार बताना है कि भारत क्या है। राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, या राज्यों का परिसंघ है, या फिर राज्यों का संघ है। तो ध्यान रखना है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखना है। देखेंगे यहाँ पर भारत संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत के देशी रियासतों को एकीकृत करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है सरदार पटेल जी का। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन थे ये आपको बतानी है। ठीक है, जबकि दूसरा नाम आता है बीपी मेनन का। ठीक है, तो मेन नाम आता है, मेन है जो इनका सरदार पटेल का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दूसरा नाम कौन सा है, बीपी मेनन का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे, स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और 3 रियासतों हैदराबाद का पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ का जनमत संग्रह और जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल और बीपी मेनन इनका सहयोग महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया गया। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा। देखेंगे कि भारत में राज्य संघ राज्यों का प्रशासन किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बताना भूल गए कि आखिर ये देशी रियासत क्या थे, है ना। अगर किन्हीं को दिक्कत है कि देशी रियासत किन्हें कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि ब्रिटिश भारत में रियासतें अर्थात ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत में स्वायत्त राज्य थे। स्वायत्त राज्य थे, इन्हें आम बोलचाल की भाषा में रियासत या रजवाड़े कहे जाते थे। ठीक है, ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं होते थे, बल्कि भारतीय शासकों के द्वारा ये शासित होते थे। इन्हें देशी रियासत कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं एक लाइन में कि ऐसी रियासतें हुआ करती थी ब्रिटिश राज्य में कि जिस पर जो साम्राज्य पर ब्रिटिश के द्वारा शासन नहीं किया जाता था, बल्कि भारतीय जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनका शासन हुआ करता था। ठीक है, तो इन शासकों, इन रियासतों को मिलाना, आज़ादी के बाद एक करना, भारत मिलाना, ये बहुत बड़ी भारत के लिए चुनौती थी। और इस चुनौती को स्वीकार कौन किए, सरदार पटेल। और इन सभी रियासतों को देखेंगे, जो भी 562 रियासतें थी, उनमें से 561 जो है इन लोगों ने मिल करके एक करने की कोशिश किया था। ठीक है, तो ये देशी रियासत है, ध्यान रखना है। सिंपल से याद रखना है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं होते थे, बल्कि भारतीय शासकों के द्वारा शासित होते थे। ऐसे संघ क्षेत्रों को, या फिर कह सकते हैं ऐसे क्षेत्रों को रियासत कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि वर्ष 1948 में सरकार के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है एस के धर, क्या होगा? एस के धर। और ये भी याद रखना है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य अलग होने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एस के धर। ध्यान रखना है स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, जून 1948 में सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया थे, जिसे JVP समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, JVP। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो यही तीन को निकल करके गया, जे से जवाहरलाल, बी से देखेंगे वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों को गठन किया था? ठीक है, 1956 की घटना है, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ये 14 राज्य कौन कौन से थे? तो याद रखना है असम था, बिहार, बम्बई, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और एक था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है ये 14 नए राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और आमिनी द्वीप समूह, ये तीनों एक में था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और आमिनी द्वीप। ठीक है, तो ये 6 संघ राज्य क्षेत्र थे और 14 राज्यों का नाम उन्हें बताया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन थे? एक था KM, ठीक है, पन्नीकर, और एक था HN कंजूरो। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए: भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता और अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, तो ये चारों भी याद रखना है आपको कि उन्होंने किस आधार पर लोगों ने बातें रखी थी कि अलग होना चाहिए। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठन किया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कौन सा संविधान संशोधन था? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? सिंपल सा सवाल है, बताना है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संसद। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा।
ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती हैं। ठीक है, कौन कर सकती हैं? संसद कर सकती हैं। ये संसद के पास अधिकार है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया? ठीक है, बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन 69वां। ठीक है, 69वां इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये आपका 1992 में लागू हुआ था, 1991 अधिनियम में लाया गया था ये। इससे पहले ये यूटी के नाम से जाना जाता था, बाद में से 1992 में देखेंगे कि इसे एनसीटी बना दिया गया था। ठीक है, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 का क में या फिर 239 ए एवं अनुच्छेद 239 का ख, ठीक है, ए बी में जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अर्थात NCTD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, NCT, इसे पहले UT के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये 1991 का अधिनियम है, लेकिन लागू हुआ था 1992 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लागू 1992 हुआ था, ये अधिनियम 1991 के तहत। चलिए अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हुआ था, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। याद रखिए 2000 में एक और राज्य का गठन किया गया था, उसका नाम था झारखंड। झारखंड को भी देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ दे रखा है 15 नवंबर 2000। ये झारखंड की देखेंगे, यहाँ पे झारखंड है ना, झारखंड यहाँ पे गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को किससे अलग होकर के बनाया गया था? मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके, पृथक करके बनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। सवाल है यहाँ पे कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, ये आपको बतानी है। 6, 7, 8 या 9। तो आप देखेंगे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे। ठीक है, कौन कौन? चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। लेकिन अब देखेंगे कि दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, और 9वां नंबर पर है आपका लद्दाख। परंतु दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात अब भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कब इनको विलय किया गया था? तो याद रखना है 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, इन्हें विलय किया गया था 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, ये याद रखना है। दिल्ली, पुडुचेरी और तथा जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या कितना है? 28 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? सवाल है कि यदि भारतीय राज्य संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? सही आंसर होगा प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची में देखेंगे कि संशोधन करना होगा अगर एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम देखेंगे कि भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिससे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य ये बनाया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम के विदेशी
राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए होता है? ठीक है, तो याद रखना ये साधारण। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। ध्यान देना है, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी मामले में कहा था कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन था। चलिए अगला लाइन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसको प्राप्त है, ये आपको बतानी है। तो याद रखना है संसद को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात तो बताना है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखना कितना है, 28। बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए कूट से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि क्रम बताना है कि कब इन्हें निर्माण किया गया था। आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया, हरियाणा कब है बना, फिर सिक्किम कब बना था, फिर हिमाचल प्रदेश को कब बनाया गया था। राज्य ये आपको क्रम से लगानी है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश को ये बनाया गया था 1953 में। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा 1966 में से बनाया गया था। ठीक है, इस बार हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो ये 1971 में से बनाया गया था। जबकि सिक्किम के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर में 1975। ठीक है, तो आप क्रम देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4 कहाँ पे दिख रहा है, 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहीं दिख नहीं रहा वैसे, 1 3। ठीक है, अच्छा 1 3 2 4 ना, 1 3 2 4, 1 3 2 4 यहीं पे था, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्या दे रखा है यहाँ आंसर, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ बताना है निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में लगानी है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश दे रखा है इस तरीके से 4 ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे राज्यों का सही स्थापना का क्रम है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना था, मेघालय 21 जनवरी 1972 को बना, फिर सिक्किम 75 में बना था, अरुणाचल प्रदेश 1987 में सबसे अंत में बना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? इसका आंसर हम शुरू ही बता चुके थे, क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्रीरामुलु
की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। इस बार फिर देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से फिर तेलंगाना अलग हो गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया, कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था तेलंगाना। ठीक है, कब? 2 जून 2014 को। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये आपको बतानी है। तो याद रखना है 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है संविधान के अनुच्छेद 81(1) के ख में के अनुसार लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19 है। दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1, चंडीगढ़ से भी 1, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव से 2, लक्षद्वीप से 1, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 19 होगा। जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है। दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ 18 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।